नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। हमारी एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज में मैंने आपको इतिहास के बारे में शुरुआत में समझाया कि इतिहास क्या होता है। फिर मैंने इतिहास थ्रू मैप्स बताया कि जो 5,000 साल से और अब तक जितने भी मैप्स हैं इंडिया के रिलेटेड, वो सारे जो राजा महाराजा जो रहे हैं उनका मैप्स के थ्रू इतिहास बताया। इतिहास जानने के स्रोत भी मैंने आपको बताए। उसके बाद में हमने जो अपना पाषाण काल से शुरू किया, प्रागैतिहासिक जिसे बोलते हैं, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल में आए, यानी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाई की। और अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है वो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से होती है। तो आज इस लेक्चर में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी पीडीएफ जो है वो अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी आपको। तो हम शुरू करते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इस लेक्चर में हम सबसे पहले काल देखें। अगर ऋग्वैदिक जो समय रहा है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि सन 1700 बीसी के आसपास में आते आते सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डिक्लाइन हो चुकी थी, वो खत्म हो चुकी थी। उसके अलग अलग कारण बताए थे। मे भी बाढ़ आ गई हो, मे भी जलवायु परिवर्तन हो गया हो, मे भी सूखा हो गया हो। और विदेशी जो इतिहासकार हैं वो लिख के बोलते हैं कि बाहर से लोगों ने आक्रमण कर दिया, और जो भी कारण रहे होंगे, अलग अलग कारण मैंने वहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए थे। उसके बाद में विभिन्न इतिहासकारों के हिसाब से जो ऐतिहासिक पुस्तक हैं, लाइक जिनमें धार्मिक पुस्तक भी हैं और धर्मेतर पुस्तक भी हैं। धार्मिक पुस्तकों में अपने वैदिक साहित्य हैं, जिसमें 4 प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अलावा उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं। इन सब के पढ़ने और समझने के बाद में उन्होंने निचोड़ निकाला और उन्होंने अनुमान लगाया, इतिहासकारों ने, कि ऐसा रहा है कि 1500 बीसी से लेके और करीब करीब 500 बीसी के आसपास तक एक सभ्यता डेवलप हुई, जिसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कह सकते हैं। क्योंकि उस समय वेदों का जो प्रमुखता थी, वेद अधिक ज़्यादा उस समय वेदों के बारे में लिखा गया, तो उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो ये पूरा 1000 साल का टाइम जो है वो वैदिक सभ्यता के लिए दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। इस वैदिक सभ्यता को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होती है ऋग वैदिक सभ्यता और एक होती है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, यानी शुरू में जब ऋग्वेद लिखा गया था और उस ऋग्वेद के आधार पे ही समाज कार्य कर रहा था, तो उसे बोला जाता है ऋग्वैदिक सभ्यता। उसके बाद में धीरे धीरे अन्य वेद लिखे गए, जिनमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। तो उनका जो समय काल करीब करीब माना गया है वो 1000 बीसी से लेके 500 बीसी या 600 बीसी। देखो, समय का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप कभी भी समय पे जो है वो लड़ाई नहीं करनी है। इसे आप 600 बीसी मान लें तो भी चलेगा, 500 बीसी मान लें तो भी चलेगा, इवन इफ 700 बीसी मान लें तो भी चलेगा। बट 600 और 500 वाला ज़्यादा बेटर है, तो ये मान के चलें आप। तो इस पूरी वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट लेते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वैदिक युग क्या है। बाकी थोड़ा सा तो मैंने आपको समझा दिया। फिर वैदिक युग की जानकारी के स्रोत क्या रहे। एक तो होते हैं पुरातात्विक और एक होते हैं साहित्यिक। यहाँ पे आते आते, वैदिक युग तक आते आते, हमारे लिए पुरातात्विक स्रोत जो हैं उनकी महत्ता बिल्कुल कम कर दी जाती है इतिहासकारों के द्वारा। यानी पुरातात्विक स्रोतों को बहुत कम मानते हैं। इस समय इतिहास में पुस्तकें जो लिखी हुई हैं उनको ही पूरा का पूरा उस समाज का दर्पण मान के उनके हिसाब से ही समझा जाता है कि ऐसा समाज रहा होगा। तो मोस्टली तो साहित्यिक स्रोत के आधार पे ही इतिहास लिखा गया है। बाकी शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इतिहास में क्या सच है क्या गलत है ये इतिहास को ही मालूम है, हम कभी भी नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोग अलग अलग इतिहास लिख देते हैं। हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में पास होना है और ओवरव्यू में इतिहास को समझना है। तो हम बीच का मार्ग अपनाएंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे एनसीईआरटी के आधार पे, जिसमें सभी का सम्मिश्रण लेंगे। तो उस आधार पे ही हम इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रहेगा, उसके बाद में लिटरेरी सोर्सेज के बारे में जानेंगे। सवाल आएगा कि आर्य कौन है, समझेंगे। देन आर्य आए कहाँ से, फिर आर्य क्यों आए, वाई आर्यन माइग्रेटेड, क्यों आर्य यहाँ पे भारत आए।
फिर आर्यों का भौगोलिक विस्तार, वहां से आने के बाद में कहाँ कहाँ पे आर्य बस गए। अब आर्य बस गए, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि एक तो ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक शुरू के 500 साल, उत्तर वैदिक बाद के 500 साल। अब यहाँ पे आर्यों के बसने के बाद में आर्यों का राजनीतिक जीवन, आर्यों का सामाजिक जीवन, आर्यों का आर्थिक जीवन और आर्यों का धार्मिक जीवन देखना है। राजनीतिक जीवन तो हम ओवरव्यू में देख लेते हैं कि उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था कैसी बनाई, क्या वहाँ पे राजा होते थे, क्या वहाँ पे गणतंत्र था, क्या वहाँ पे राजतंत्र था, क्या वहाँ पे लोकतंत्र था। एंड उसके बाद में हम वहाँ के समाज के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम किसी भी समाज के बारे में पढ़ते हैं तो एक ओवरव्यू देखते हैं कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, और उसके अलावा भी समाज की कुछ खास बातें होती हैं। फिर यहाँ पे एक नया शब्द इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में समझेंगे। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में परिवार की जो इकाई थी वो किस तरीके से थी, शादी मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य सफाई पे कितना ध्यान देते थे, भोजन और मनोरंजन के क्या उनके पास में साधन थे, ये सामाजिक जीवन होता है। और हम जो ये लेक्चर पढ़ने वाले हैं, मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं मोस्टली इंग्लिश में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। मतलब ये जो पूरे लेक्चर के पीडीएफ है इसमें इंग्लिश, शुरू में इंग्लिश में ओवरव्यू है, उसके बाद में हिंदी में कंप्लीट पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो हम समझेंगे उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक दोनों को कंपैरिजन करते हुए। यानी जब राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे तो ओवरव्यू में हम ये देख लेंगे कि ऋग्वैदिक में राजनीति कैसी चल रही है, उसी समय हम देख लेंगे कि उत्तर वैदिक में कैसी चल रही है। सेम अगर हम सामाजिक जीवन में जाएं तो पहले ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, और उसी को कंपेयर करते हुए हम ये समझेंगे कि उत्तर वैदिक का काल समाज कैसा था। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर हम धार्मिक जीवन में, उसके अलावा यहाँ पे आर्थिक जीवन में भी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ये जो पढ़ाई का तरीका होता है, इससे आपको चीजें वहीं पे याद हो जाएंगी और दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। और मैंने शुरू में जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इंग्लिश में, वही अगर आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा लास्ट में जाते जाते। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो एक बार और फिर से ओवरव्यू, एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री देखते हैं जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें हमने स्टोन एज और मेटल एज देखा जाए, ठीक है। उसके बाद में हमने प्रोटो हिस्ट्री आईबीसी के बारे में बात की, और उसके बाद में हम वैदिक एज में आते हैं। वैदिक एज में 1500 से लेके और 500 बीसी, जो कि हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या है ये मैं लास्ट में बता चुका हूँ। जो लिखा जा चुका है और हम समझ चुके हैं वो हिस्टोरिक पीरियड है। तो पहली बार वैदिक काल के समय पे जो लिखा गया है उसे हम समझ पा रहे हैं, तो उस लिखे हुए के आधार पे उस समय के समाज का, आर्थिक कंडीशंस का, धर्म का, राजनीति का अनुमान लगाया जाता है। तो ओवरव्यू में अगर बोलें तो क्या है वैदिक युग। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो भी नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इस समय काल को वैदिक युग कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसलिए आर्य सभ्यता कहा जाता है। तो ये बात मैंने शुरू में बोल दी कि हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद में जो नई संस्कृति आई है वो है अपनी वैदिक संस्कृति, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही, वैदिक से। अब एक नया शब्द आया कि आर्य लोग। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आर्य लोग कौन थे, ठीक है। तो पहला, आप आर्य कौन थे ये आपके दिमाग में आएगा। आर्य शब्द आपने सुना होगा, आर्य समाज भी सुना होगा। इवन इफ आपने कभी हिटलर के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने भी आर्य नाम से एक शब्द यूज किया था, आर्य रेस का। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, अगर उसका मीनिंग बोले तो सर्वश्रेष्ठ। लेकिन आर्य कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। आर्य एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, एक भाषाई समूह है। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जगह से इनका आना बताते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकारों ने सर्वमत से जो माना है वो मैक्स मुलर का सिद्धांत माना है। उस मैक्स मुलर के सिद्धांत के आधार पे माना जाता है कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के स्टेपीज मैदान से आए हुए हैं। तो वहां से वो यूरोप की साइड में भी गए थे और नीचे की साइड में इराक, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत की साइड में भी आए थे, ऐसा माना जाता है। तो आर्य क्या है, ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या नोबल करेक्टर, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, टॉप है, जिसके पास में एक तरीके से सुपीरियरिटी है,
देन आर्य एक भाषाई समूह है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, भाषाओं का समूह है, इसलिए बोला जाता है भारूपीय भाषा, इंडो यूरोपियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। यूरोप की साइड में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं और भारत की साइड में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें बहुत समानता मिलती है। तो माना जाता है कि इन आर्यों के ही माइग्रेशन से वो जो भाषा निकल के आई है, लाइक इंग्लिश निकली हो या इधर की साइड में संस्कृत निकली हो, दोनों में बहुत सारे शब्द जो हैं वो समान मिलते हैं। इसलिए इसे एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के रूप में माना जाता है। आर्य एक भाषाई समूह है। ओके, आर्य कहाँ से आए? अब देखो, ये चीज शुरू से मैं बोला हूँ, इतिहास तो डिबेटेबल है, इतिहास विवादास्पद है, यहाँ पे भी डिबेट रहेगा, निश्चित सी बात है। तो आर्य कहाँ से आए, इस पे बहुत सारे विवाद हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य देसी मूल से हैं, कुछ लोग बोलते हैं आर्य विदेशी मूल से। देसी मूल के कौन बोलते हैं? पंडित गंगानाथ झा, जो बोलते हैं ब्रह्म ऋषि देश से आए थे, ब्रह्म ऋषि देश में रहते थे, वो मतलब यहीं के मूल निवासी थे। अब उन्होंने ऐसा बोल दिया। उसके अलावा अविनाश चंद्र जी और बी लाल और डी एस त्रिवेदी, ये सब देसी मूल के है आर्य, ऐसा समर्थन किया जाता है इन सब के द्वारा। ब्रह्म ऋषि देश का मतलब हुआ जो सरस्वती और सिंधु नदी, सरस्वती और सतलज नदी थी उसके बीच में, या सरस्वती और घग्गर नदी के बीच में जो क्षेत्र है उसे जो है वहां पे ब्रह्म ऋषि देश बोला जाता था। अभी थोड़ी देर में मैं मैप में आपको दिखा देता हूं। लेकिन जितने भी इतिहासकार रहे उनमें से ज्यादातर इतिहासकारों ने मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया मध्य एशिया से आए हुए आर्य, ऐसा सिद्धांत, इसका अधिक समर्थन किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट समर्थन में यही माना जाता है, मध्य एशिया से आर्य आए थे। देखो, ये बहुत ज्यादा डिबेट का विषय, बहुत ज्यादा, मतलब पिछले 50 60 70 साल से इस पे आर्य भारतीय हैं या विदेशी हैं, इस पे बहुत ज्यादा जो है वो डिबेट है। इससे क्या मतलब, कहानी में क्या चेंज होता है, एक छोटा सा 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा मैं पढ़ा देता हूं आपके लिए। देखो, भारतीय जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर के आने वाले थे, वो बोलते थे कि हिंदू सभी भारत के लोग हैं, ऐसा उनके द्वारा बोला जाता था। और जो मुगल आए हैं वो बाहर से आए हैं, और बाकी जितने भी गुलाम वंश के लोग आए थे वो सब बाहर से आए थे। तो ये ऐसा था कि उन्हें जो है मुगल और जो भी मुस्लिम आक्रांता है उन सबको जो है विदेशी बताया जाता था। अब क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो खुद कम्युनिस्ट थे, वो एक सामंजस्य वाला ऐसा कुछ बैठाना चाहते थे। और एक बात तो सही है जो मैं शुरू से बोलता हूँ कि मनुष्य जो है वो अफ्रीका में पैदा हुआ और अफ्रीका के बाद में विश्व के अलग अलग जगहों पे गया। तो इतना तो श्योर है कि भारत में ही जो है वो हमेशा से नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर से तो आया हुआ होगा। हमारे पूर्वज कोई ना कोई तो रहे होंगे जो कहीं ना कहीं बाहर से आके रहे होंगे। तो जो नेहरू जी थे, उन्होंने जिस समय इतिहास लिखवाया तो उन्होंने ऐसा सामंजस्य बनाने के लिए ऐसा समझाया कि आर्य लोग भी बाहर से आए थे, यानी हम लोग जो उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग आर्य हैं, तो हम लोग भी ज़्यादातर बाहर से आए थे। तो ऐसा जो बोलते हैं ना कि आपकी जायदाद है ये भारत या आपका ये, तो वो विचारधारा थोड़ी सी कम हो गई। तो ऐसा बोला जाने लगा कि सभी लोग बाहर से आए हुए हैं लेकिन भारत की संस्कृति सभी ने मिलकर के बनाई हुई है। ऐसी विचारधारा धीरे धीरे बढ़ने लग गई। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी एविडेंस मिलते हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, और आर्य जो लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो अलग अलग जो राइटिस्ट लोग होंगे वो अपनी विचारधारा के हिसाब से बोल देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों में से ही कन्वर्ट होके आर्य लोग बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र में सिंधु सभ्य नदी के पास में रहते थे, वो धीरे धीरे गंगा यमुना की साइड में आ गए, तो वही आर्य लोग थे। जो कम्युनिस्ट लोग होंगे वो बोलेंगे कि आर्य लोग जो हैं वो बिल्कुल ही बाहर से आए, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पे आक्रमण किया, उनके द्वारा इन्वेजन बोला जाएगा कि उन्होंने आक्रमण किया, इसलिए तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी आई है। मैक्स मुलर ने बोला था आर्यन इन्वेजन, आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग थ्योरी रहती है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्स मुलर के आधार पे जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि आर्य जो है वो आर्कटिक से यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे, और स्वामी दयानंद जी बोलते हैं कि आर्य जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र से। अलग अलग विचारधारा ये हो गई। मैप में आप समझ लीजिए, सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है उसे
सेंट्रल एशिया बोला जाता है। यहाँ पे आर्य लोग थे जो चरवाए थे, अपने पशुओं को चराते थे और खानाबदोश रूप में रहते थे। यहाँ पे माना गया कि शायद जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और यहाँ पे उनके जो जानवर थे, पशु थे, उनके भोजन की कमी हो गई, इसलिए इन्होंने माइग्रेशन शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू किया। तो वो इस तरीके से निकलते हुए और ये भारत वाले क्षेत्र में सबसे पहले ऊपर यहाँ आएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की साइड में बसते जाएंगे। और इसके अलावा वो यूरोप वाले क्षेत्र में भी गए थे और यूरोप में भी बस गए। ऐसी मैक्स मुलर की विचारधारा है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे मैंने आपको बताए उनमें स्वामी दयानंद जी बोल रहे हैं कि तिब्बत से आए हैं आर्य, भारत के ऊपर की साइड में। उसके अलावा पामीर के पठार, ये पामीर का पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ तिब्बत है, तिब्बत से आए हुए हैं वो स्वामी दयानंद जी के द्वारा। और आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो मैक्स मुलर वाला जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। सेंट्रल एशिया यानी यूरेशियन स्टेपीज, स्टेपीज के मैदान, ये वाला यहाँ पे स्टेपीज मैदान है। एंड देन उनके साथ में हॉर्स थे और पहिए वाली गाड़ियाँ थी। वो जब आए तो हॉर्स और पहिए वाली गाड़ियों के साथ में आए और इनका जो माइग्रेशन हुआ, मैक्स मुलर बोलता है कि उन्होंने इन्वेजन किया, उन्होंने आक्रमण किया भारत के लोगों पे, ठीक है, भारत के लोगों पे। अब यहाँ पे बोला जाता है कि भारत में उस समय, क्योंकि अब देखो दो शब्द आपने सुने होंगे, आर्य और द्रविड़। द्रविड़ लोग बोलते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो दलित लोग हैं वो भी यही बोलते हैं कि हम यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, बाकी तो कोई भी मूल निवासी कहीं का भी नहीं रहता, कहीं ना कहीं से लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। द्रविड़ और दलित लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आर्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। और मैप के थ्रू मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। द्रविड़ और दलित लोगों के द्वारा बोला जाता है कि हम पहले इस वाले द्रविड़ दलित लोग बोलते हैं हम इन क्षेत्रों में रहते थे और आर्यों ने हम पे आक्रमण किया और हमें आक्रमण करके द्रविड़ लोगों को तो नीचे की साइड में भेज दिया। ये मैक्स मुलर थ्योरी के आधार पे आ रहा है, ठीक है। और वो जो द्रविड़ और दलित लोग हैं वो उनके द्वारा बोला जा, तो बोले कि द्रविड़ लोग जो है वो साउथ में चले गए, ठीक है। ये उनका रंग थोड़ा सांवला भी था, ब्लैक था। और उसके अलावा दलित लोग जो ऊपर की साइड में रह गए उनको इन आर्यों के द्वारा गुलाम बना लिया गया और उन्हें यहाँ पे दलित घोषित कर दिया गया। बाकी मेरे हिसाब से ये जो इन्वेजन की थ्योरी है वो गलत है। आर्य लोग जो है वो स्लो, धीरे धीरे आए, सिर्फ एक बार में नहीं आए, बहुत सारी बार में आए, यानी कारवान चलते आए। एक बार में मे बी 5 साल में 1000 लोग आ गए, उसके बाद में अगले 10 साल में 20,000 लोग आ गए। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अच्छी जलवायु है तो और लोग आ गए। इस तरीके से धीरे धीरे स्लो आए, ग्रेजुअल, लगातार आते रहे और मोस्टली पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से आए, कोई भी इन्वेजन नहीं किया था। ये ध्यान रखना है। आर्यों का जो माइग्रेशन हुआ है, आर्यों का जो वहाँ से और भारत की साइड में आना हुआ है वो स्लो हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है और पीसफुली हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, कंटिन्यूअस लगातार रहा है और ये पीसफुली हुआ है। ये 1500 से लेके, और मैं जब 500 बीसी के आसपास में बोल रहा हूँ तो मान के चलिए कि इतने सालों तक आते ही रहे थे इधर की साइड में आर्य लोग, ऐसा यहाँ पे आप मान सकते हैं। और इसके एविडेंस में जो सबसे प्रमुख एविडेंस दिया जाता है वो बोजाक कोई अभिलेख है, वहाँ पे जो है आर्यों के बारे में लिखा गया है। तो माना जाता है कि ऊपर की साइड से आते हुए इस वाली बीच वाली जगह पे उनका यहाँ पे अभिलेख है, उसके आधार पे माना गया है कि आर्य लोग ऊपर से आए हुए थे। ओके, देन आर्यों ने प्रव्रजन क्यों किया? ये भाई आर्यन माइग्रेटेड, मैंने बताया आर्य ग्रामीण थे और घुमंतु थे उधर की साइड में। ये सामान्यतः पशुपालन करते थे, पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। जलवायु परिवर्तन के कारण ये अपने स्थान से अन्य स्थानों की तरफ जाते थे, तो जलवायु परिवर्तन हुआ तो इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आए। एक कोई इमेज के रूप में, ये बाद में अभी बनाई गई इमेजेज हैं, क्योंकि उस समय तो कोई कैमरा वगैरह होते नहीं थे, उनके द्वारा कोई पेंटिंग भी स्पेशल नहीं की गई है। तो ऐसा इमेज में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य जो है वो घोड़े के साथ में आए, आर्य अपने साथ में बकरी भी लेके आए, पूरी फैमिली है आर्यों की, और ऊपर की साइड से पहाड़ों से उतर के, यानी हिंदू कुश पर्वतमाला या खैबर दर्रा उधर की साइड से उतरते हुए
और ये भारत के समतल मैदानों की तरफ में आ रहे हैं। इसमें अपना पूरी फैमिली है और साथ साथ में पशु हैं। एक यहाँ पे जैसे ये लोग आ रहे हैं, पीछे की साइड में और भी लोग आ रहे हैं, तो ये अलग अलग कारवान चलते आ रहे हैं। ओके, ये इमेजेस हैं। ओके, देन हम चलते हैं कि आर्य कहाँ बसे, वहां से आने के बाद में आर्य कहाँ बसे। ठीक है, देखो आर्यों की जो है वो दो फेज इंपॉर्टेंट मान सकते हो, बाकी तो कंटिन्यूस आते रहे, वो लगातार आते रहे। पहले फेज में आर्य जो है वो सिंधु नदी के पास वाले क्षेत्र में बसे। ये वाला जो क्षेत्र है, यानी यहाँ पे तो पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को क्रॉस करके इसमें आके बसे सिंधु नदी के आसपास में। सिंधु के आसपास में और नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर या सरस्वती। तो 7 नदियां हैं करीब। तो इन 7 नदियों के क्षेत्र में वो आके बसे, इसलिए शुरुआत में आर्य जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में आके बसे। और इन सब का जो एविडेंस या इन सब की हिस्ट्री जो बनाई गई है वो ऋग्वेद के आधार पे, क्योंकि शुरुआत वाले पहले फेज में 1500 से 1000 बीसी में ऋग्वेद ही लिखा गया था, तो उसमें सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र का है। सिंधु नदी का अधिक वर्णन है, उसमें गंगा और यमुना नदियों का नाम मात्र उल्लेख किया गया है। यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, तो बिल्कुल नाम मात्र उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में, यानी सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में, इनमें गंगा यमुना नदियों का महत्व बढ़ जाता है। और उससे पता चलता है कि सेकंड फेज में, लेटर वैदिक एज में, उन्होंने अपना विस्तार जो है वो नीचे तक जो है वो बंगाल और असम वाले क्षेत्र तक कर लिया था। और इसको गंगा मैदान की तरफ बसना कहा जाता है। ठीक है, तो पहला फेज जो रहा अर्ली वैदिक वाला, वो सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। उस समय पहले फेज में मुख्य कार्य उनका पशुपालन था और द्वितीय कार्य कृषि था। पहले फेज में वो प्रॉपर स्थायी रूप से नहीं बसे, उनकी पहले से जब वहां से ऊपर से आए तो पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था, उसी को रखा उन्होंने शुरुआत में। और कृषि पे उतना अधिक जोर नहीं देते थे, कृषि करते थे लेकिन घुमंतु कृषि करते थे, एक जगह पे की साल 2 साल, उसके बाद में छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे कर लिया। दूसरे फेज में जब वो गंगा मैदान की तरफ बसने लगे और वहां पे उन्हें फर्टाइल सॉइल मिली, तो उन्होंने पशुपालन को थोड़ा सा पीछे कर दिया, कृषि पे अधिक जोर देने लग गए वो। तो कृषि यहाँ पे प्राथमिक हो जाता है, मुख्य कार्य कृषि हो जाता है, और घोड़े रथ का उपयोग करने लग गए थे। और यहाँ पे जब भी सरप्लस होता है कोई भी चीज, क्योंकि कृषि करने लग गए, पशुपालन में कुछ सरप्लस, सरप्लस यानी अधिशेष, एक्स्ट्रा बच जाना, पशुपालन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तो वहां पे वो राज्य नहीं बना पा रहे हैं, वहां पे नए राज्य नहीं बनेंगे, वहां पे नई सेनाएं नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही वो कृषि की तरफ आ जाएंगे और लोहे का आविष्कार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन भी आ जाता है लेटर वैदिक में, तो जब लोहे का आविष्कार भी हो जाएगा तो अच्छी तरीके से वो खेती कर पाएंगे, जंगलों को काट पाएंगे, अधिक मजबूत जो है वो हथियार बना पाएंगे। तो उस समय वो सैनिक ताकत बढ़ाने लग जाएंगे और साम्राज्य विस्तार करने लग जाएंगे। तो शुरुआत में हमें राज्य देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े स्टेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ कबीलाई गांव में देखने को मिलेंगे। बाद में बड़े बड़े राज्य बनने लग जाएंगे, उसका कारण भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में पहले आके बसे वो। सप्त सिंधु क्षेत्र यानी 7 नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती है। और ब्रह्मवर्त या ब्रह्मवर्त जो क्षेत्र है वो सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच का क्षेत्र है। दृश्यवती घग्गर नदी को बोला जाता है, सरस्वती नदी अभी विलुप्त है। तो ये घग्गर नदी राजस्थान होके जाती है और सरस्वती भी राजस्थान होके जाती थी, ऐसा माना जाता है। इनके बीच का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त बोला जाता था। और सेकंड पेज में जो आकर बसे उस पूरे क्षेत्र को आर्यवर्त बोला जाता था। ये ऊपर से आकर के और पूरा इस वाले क्षेत्र में बस गए, तो इसे आर्यवर्त बोला जाता था। संपूर्ण क्षेत्र जहाँ आर्य बसते थे, जिसमें सप्त सिंधु मैदान भी था, गंगा मैदान भी था, और विंध्य और सतपुड़ा वाला नीचे की साइड में क्षेत्र भी था। ओके, तो ये कहाँ पे बसे आपको समझ में आ गया। पहले फेज में सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में ही बसे थे शुरुआत के 400-500 साल, फिर धीरे धीरे ऊपर से आने वालों की संख्या बढ़ती गई, तो सप्त सिंधु क्षेत्र वाले जो है वो नीचे चलते गए, और लोहे का आविष्कार हो गया था तो जंगलों को काटना शुरू कर दिया और खेती अधिक मात्रा में करने लग गए। तो नीचे की साइड में चलते चलते जो है वो बंगाल तक पहुंच गए, और इसका पूरे क्षेत्र को क्या बोल दिया गया, आर्यवर्त नाम
दे दिया गया है। ठीक है, ये मैप है। इस मैप में आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में पहले फेज में आर्य जो है वो स्वात वैली के आसपास में आए थे, बिल्कुल शुरुआत में, और स्वात वैली के पास में ही पूरा सप्त सिंधु क्षेत्र है। फिर धीरे धीरे फेजेज में वो इधर की साइड में पहुंचे, नीचे की साइड में चलते गए, और इस तरीके से आर्यों ने अपना विस्तार करना शुरू किया। ब्रह्मवर्त क्षेत्र में अभी आपको बता रहा था, सरस्वती और सरस्वती नदी के बीच में जो क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त क्षेत्र है। ओके, और आर्यवर्त क्षेत्र कौन सा है? पूरा जहाँ पे आर्य बसते थे, जिसमें सिंधु वाला क्षेत्र भी है, ब्रह्मवर्त क्षेत्र भी है, और नीचे की साइड में बंगाल तक का पूरा गंगा यमुना मैदान वाला क्षेत्र है। अब ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए यहाँ पे। ऋग्वेद में और अन्य वेदों में नदियों का उल्लेख है, लेकिन आज के समय पे जो नदियों के नाम हैं और उस समय जो नदियों के नाम थे उसमें थोड़ा सा अंतर है। इतिहासकारों ने जब मैच किया तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि हाँ, इस नदी का नाम उस समय ऐसा था। तो ये आपको ध्यान रखना ही होगा हर कंडीशन में। ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सवाल बनते हैं। आज के समय का नाम और प्राचीन समय का नाम, लाइक कुर्रम नदी को प्राचीन समय पे कुर्मू बोलते थे। आज के समय पे जो झेलम नदी है उसे बितस्ता कहा जाता था। ठीक है, झेलम नदी को बितस्ता कहा जाता था। आज के समय पे काबुल नदी है उसको कुभा बोला जाता था। आज के समय पे जो चनाब नदी है उसको अस्कनी बोला जाता था। आज के समय पे रावी नदी है उसको पुरुषनी बोला जाता था। रावी नदी के तट पे युद्ध हुआ था। ओके, आज के समय पे ब्यास नदी है उसे बिपाशा बोला जाता। आज के समय पे जो सतलज नदी है उसे सतुत्री बोला जाता था। आज के समय पे जो गंडक नदी है उसे सदा नीरा बोला जाता था। आज के समय पे जो घग्गर नदी है उसे दृष्टवती बोला जाता था। और आज के समय पे जो स्वात नदी है उसे सुवस्तु बोला जाता था। तो ये प्री एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नदियों के नाम आप प्राचीन नाम याद जरूर कर लेना। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है आपको थोड़ा सा माइंड में दिखाने के लिए कि ऋग्वैदिक काल में शुरुआत में लोग जो है वो यज्ञ करने पे, प्रकृति पूजा करने पे जोड़ देते थे। बाकी आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर ऋग्वैदिक नहीं तो उत्तर वैदिक काल के समय का ही माना जाता है। बाकी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये पूरी हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं हो पाता है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो उनकी जो समय काल है वो बहुत अलग है। हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं उससे अलग है। वहाँ लाखों साल की बात की जाती है, लाखों साल की, और हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 3,000 साल 4,000 साल पुराना पढ़ रहे हैं। फिर भी इतिहासकार मानते हैं कि रामायण काल का और महाभारत काल का जो समय रहा होगा वो करीब करीब 800 बीसी के आसपास में रहा होगा। मतलब ऐसा इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। बाकी धर्म जो मानता है वो अपनी जगह भी सही है, इतिहासकार मानते हैं वो अपनी जगह सही है। ओके, तो ऐसे सीन आपने रामायण में और महाभारत में बहुत देखे होंगे। तो रामायण और महाभारत जो है वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के समय की ही हैं, तो उसके हिसाब से ही सीन मिलेंगे आपको, 16 संस्कार वाले, विवाह वाले, विद्या अर्जन वाले, और वहाँ पे जो अलग अलग लड़ाइयाँ हैं वो दासों से लड़ाइयाँ हैं, दस्युओं से लड़ाइयाँ हैं, असुरों से लड़ाइयाँ हैं, वो आपको सीन देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये जो पॉइंट है, वेद, वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब होता है टू नो एनीथिंग एवरीथिंग विच इज एग्जिस्टेड। विद, विद से मिला हुआ है ये शब्द, VID, विद। विद का मतलब होता है टू नो, जानना, सब कुछ, सब कुछ जानना। ये एक्चुअली में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैदिक जो है लिटरेचर के बारे में डाल दिया है। बाकी ये पूरा लेक्चर जो होना चाहिए वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर में हम ऋग्वेद पे आते हैं, वहीं से शुरू होता है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो वेद जो है वो विद शब्द से मिला हुआ है। इसे मैं हिंदू लेक्चर कभी बनाऊंगा हिंदुइज्म के ऊपर, तो 3-4 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें और अच्छे तरीके से कवर करूंगा। अभी ओवरव्यू में समझ लीजिए, वेद जो है वो विद शब्द से बना हुआ है। विद का मतलब होता है टू नो एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करती है। और विद से ही अन्य शब्द बने, लाइक विद्वान। अगर आदमी सारी चीजें जान जाए तो वो विद्वान हो जाता है। अगर महिला सारी चीजें जान जाए तो वो विदुषी हो जाती है। और अगर हम सब कुछ जानने के लिए पढ़ना शुरू करें, अध्ययन करना शुरू करें, तो उसे विद्या बोला जाता है।
मैंने आपको बताया था श्रुति और स्मृति, तो वेद जो है वो श्रुति है, ठीक है, और वेद अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय, ठीक है। देखो थोड़ा सा और करते हैं कोशिश, वैसे ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। देखो, एक होती है जो प्रकृति हमें दिखाती है, जो हमारे आंखों के सामने दिखता है, ठीक है, और वो रूल, ठीक है, वो पौरुषेय होता है, उसे हम समझ सकते हैं। लाइक प्रकृति के जो नियम हैं जो बाहर से दिखते हैं, प्रकृति के नियम जैसे पानी ऊपर से नीचे की साइड में गिरता है, उसके अलावा हवा का चलना या बिजली का तड़कना या बारिश का होना, ये प्रकृति के जिन्हें हम आंखों से देख पाते हैं, ये होते हैं हमारे शरीर से बाहर का ज्ञान, ठीक है, ये शरीर से बाहर का ज्ञान होता है। और एक होता है शरीर के अंदर का ज्ञान, जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमें समझने के लिए कोई गुरु चाहिएगा उसे, और वो होता है अपौरुषेय। अपौरुषेय, अब अपौरुषेय का मतलब ये हुआ कि जो है वो पुरुष के बाहर के नहीं है, पुरुष ने समझे जो है वो बाहर देख के नहीं समझे, अंदर से उन्होंने उसे अपने आप में एक तरीके से एनलाइटन किया है। चलो ये लेक्चर जो है वो हिंदुइज्म में कवर करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे वेद जो है वो चार हैं। ऋग्वेद, ऋग जो है वो ऋग शब्द से बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी श्लोक और स्तुतियां हैं, और वो श्लोक और स्तुतियां जो हैं वो नेचुरल यानी प्रकृति की हैं, जिनमें प्रमुख देवता जो हैं वो अग्नि, इंद्र और वरुण है। यजुर्वेद यजुष शब्द से बना है, जिसमें अनुष्ठान के तरीकों का वर्णन है। सामवेद सामन शब्द से बना हुआ है, जिसमें म्यूजिक और संगीत के साथ में चैंटिंग की जाती है, और इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अथर्ववेद अथर्वन शब्द से बना है, जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में अधिक बात की गई है। और हर वेद के साथ में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, अरण्यक ग्रंथ होते हैं और उपनिषद होते हैं, हर वेद के साथ में। और इन चारों वेदों को मिलाकर के हम संहिता बोल देते हैं, वेद संहिता बोलते हैं उसे। चार वेदों को अगर मिला देते हैं तो वेद संहिता बोलते हैं। और जब बच्चा पढ़ने के लिए जो गुरुकुल में जाता था, तो शुरुआत में वेदों का अध्ययन कराया जाता था और वेद संहिता का अध्ययन कराया जाता था। यानी शुरुआत में साकार स्तुति ये ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ हर वेद के साथ में एक मिलेगा, हर वेद के साथ में मिलेगा आपको। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, ऋग्वेद का अरण्यक ग्रंथ भी मिलेंगे, और ऋग्वेद का उपनिषद भी मिलेंगे। ऋग्वेद अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, तो उनको समझाने के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में गृहस्थ आश्रम कैसे चलाना है उसके रिगार्डिंग बातें की गई हैं। अरण्यक में वानप्रस्थ आश्रम में किस तरीके से रहना है और आंतरिक अनुष्ठान कैसे करने हैं, ये बात की गई है। और उपनिषद में वेदों का सार बताया गया है, जो संन्यास आश्रम के समय पे दिया जाता है। तो ये जो है वो आर्ट एंड कल्चर का है। इसमें यहाँ पे डीप में जाओगे तो ये इस लेक्चर से भटक जाओगे आप, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बट एग्जाम्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया वो ये कि हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, हर वेद का उपनिषद होता है, हर वेद का यहाँ पे अरण्यक ग्रंथ होता है। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ये नाम जो है वो संतों के नाम पे रखे गए हैं। जिन संतों ने उन ग्रंथों को लिखा उनके नाम पे ही उनके लिख दिया गया। जैसे ऐत्रेय संत रहे होंगे, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिया ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। बहुत बार इसमें से आपके प्री में सवाल पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पे लिस्ट लगी है, इसमें से एक सवाल तो पूछा ही जाता है नॉर्मली। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के पंचविश, ठीक है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जा सकता है कि गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपको ध्यान रखना होगा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर उपनिषद की बात की जाए तो ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है, और ऋग्वेद के ही अरण्यक लिखे गए हैं ऐत्रेय और कौशितकी के द्वारा, तो इनके नाम पे
ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी इंपॉर्टेंट हो गए। यजुर्वेद की बात करें उपनिषद में तो तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक। ठीक है। देन यहाँ पे हम बात करें आरण्यक की, यजुर्वेद के आरण्यक तो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। ठीक है, तो शतपथ इंपॉर्टेंट है। शतपथ आरण्यक किसका है तो यजुर्वेद का है। एंड देन सामवेद की बात करें तो यहाँ पे जैमिनीय और छांदोग्य जो है वो सामवेद के जो हैं वो आरण्यक हैं, और छांदोग्य और केन सामवेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद के उपनिषद प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, तो ये ध्यान रखना है। मुंडक उपनिषद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुंडक उपनिषद जहाँ से जो है वो क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, मुंडुक उपनिषद थे, तो वो अथर्ववेद का उपनिषद है, ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ और की पॉइंट्स जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, लाइक ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का अध्येता जो होता है उसे होत्र बोला जाता है। अध्येता यानी जो वहां पे पाठ करने वाला, तो उसे होत्र बोला जाता है। जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं वो उसे होत्र बोला जाता है। और हर वेद के साथ में एक उपवेद होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अध्येता जो होता है उसे अथर्वणीय बोला जाता है, और यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। सामवेद, सामवेद के अध्येता को उद्गाता बोला जाता है, और यहाँ पे सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। अथर्ववेद, इसके अध्येता को ब्रह्म बोला जाता है, और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। ये जो सारणी है कैसे भी करके याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री एग्जाम में एक सवाल बनने के चांस सबसे ज़्यादा इसमें से रहते हैं। ओके, तो एक तो उपवेद याद रख लेना, अरण्यक और उपनिषद याद रख लेना हर वेद के साथ में। वेद त्रय किसे बोला जाता है, शुरू के जो 3 वेद हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रय बोला जाता है। अथर्ववेद बहुत बाद में बना था तो उसको शामिल नहीं किया जाता है, तो वेद त्रय बोला जाता है। संहिता किसे बोला जाता है, चारों वेदों का सम्मिलित रूप जो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाए जाते हैं। उपनिषद जो है उनकी संख्या 108 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 प्रामाणिक हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 याद रख लेना। वेदांग क्या होता है, इन वेदों को समझने से पहले आपको अपनी भाषा और व्याकरण मजबूत करनी होगी, क्योंकि तभी वो समझ में आएंगे। संस्कृत में और कलिष्ट भाषा में लिखे गए, तो इन वेदों को समझने से पहले आपको वेदांग पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों का अध्ययन आवश्यक है। इनकी संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिफ्थ वेद किसे बोला जाता है, फिफ्थ वेद जो होता है वो इन 4 वेदों के अलावा एक 5वां वेद भी माना जाता है, जिसमें महाभारत को भी 5वां वेद माना जाता है, रामचरितमानस को भी 5वां वेद माना जाता है, और कालिदास के द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र को भी यहाँ पे 5वां वेद माना जाता है। 6 वेदांग मैंने आपको बता दिए, और एक एग्जाम के हिसाब से भी ये एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर का ही ये सारी चीज़ें समझने का ही है, बट यहाँ लेक्चर से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं तो वो कंट्रोल करके मैं इसे जल्दी से समझा देता हूँ। प्रमुख दर्शन, भारत में जितने भी प्रमुख दर्शन उस समय डेवलप हुए ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक में, और उससे कुछ समय बाद में, तो वो प्रमुख दर्शन कौन से हैं, चारवाक, चारवाक के द्वारा डेवलप किया गया। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा डेवलप किया गया। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा किया गया। न्याय गौतम मुनि के द्वारा। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा। वैशेषिक दर्शन जो है वो कणाद के द्वारा दिया गया, और अद्वैतवाद का दर्शन जो है वो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। ये पूरा हिंदुइज्म का सार है। ठीक है, तो ये एग्जाम के हिसाब से आप रटना होगा एक्चुअली में। ठीक है, अब हम चलते हैं ऋग्वेद और उत्तर वैदिक में, जिसमें हमें राजनीतिक स्थिति, सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति देखनी है, और कहाँ कहाँ पे वो बसे मैंने आपको बता दिया। ऊपर की साइड से आए, शुरुआत में स्वात वैलू और सब सिंधु वाले क्षेत्र में, धीरे धीरे नीचे की साइड में उन्होंने अपना नीचे की साइड में माइग्रेशन शुरू कर दिया। तो आइए हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। अब हम राजनीतिक संरचना देखने वाले हैं। वैसे तो ऋग्वेद का और उत्तर वेद का अलग अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं कंपैरेटिव में चलूंगा, एक साथ में लेके चलूंगा। अर्ली वैदिक यानी ऋग्वेद के लिए मैं अर्ली वैदिक यानी ईवी यूज करूंगा। जहां पे मैंने ईवी लिखा हुआ है उसका मतलब ऋग्वेदिक टाइम। ठीक है, और जहां पे भी एल भी लिखा हुआ है यानी लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक। आई बात समझ में? तो हम शुरुआत करते हैं। राजनीतिक
संरचना में जो ऋग्वैदिक काल था उसमें पहले हम घर और उस राजनीतिक संरचना की बात करते हैं तो उसकी छोटी जो इकाई होती है राजनीतिक संरचना जो शुरू हो जाती है वो एक तरीके से घर से शुरू हो जाती थी। तो सबसे पहले होता है कुल, सबसे छोटा होता है कुल, कुल से नीचे होता था ग्राम, गांव, उससे नीचे होता है बिस और उससे नीचे होता है जन। तो ये पूरा आपको एक तरीके से सीरीज आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे छोटा होता है कुल, परिवार, फिर उसके बाद में ग्राम, और उसके बाद में बिस, और उसके बाद में जन। ये बात चल रही है अर्ली वैदिक में, ठीक है। और इनके मुखियाओं के नाम भी याद रखने होंगे। कुल का मुखिया जो है वो कुलप कहा जाता था या गृहपति कहा जाता था। गांव का मुखिया उसे ग्रामणी बोला जाता था, गांव का मुखिया जो होता था उसे ग्रामणी बोला जाता था। और बिस, बिस आज के समय पे आप एक जैसे गांव 10-5 गांव मिलके एक बिस बना देते हैं उस टाइप की एक संरचना होती थी। तो बिस का मुखिया जो होता था वो बिसपति होता था। ओके। और उसके बाद में एक ट्राइब, एक जनजाति जो है वो मिलती थी, और उसका जो मुखिया होता था उसे राजन या किंग, किंग तो इंग्लिश में बोलेंगे, राजन कहा जाता था उसमें। ओके। और ज्यादातर जो यहाँ पे ट्राइब थे वो बड़े किंगडम नहीं थे, छोटे छोटे थे एक्चुअली में। ऐसा समझिए, एक परिवार और 10-20 ट्राइबल परिवार, आदिवासी परिवार मिलकर एक गांव बना लिया। अब 10-20 गांव ने मिलके एक बिस बना लिया, और 5-6 बिस ने मिलकर के एक पूरा जन बना लिया। ठीक है, जन बना लिया। लेकिन ये ध्यान रखना, शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में ज्यादातर जो राजनीतिक संरचना मैंने बताई है वो एक ही जनजाति की ही थी, होती थी। ठीक है, एक ट्राइब बन के होती थी। तो उसका मुखिया जो होता था जन का, वो राजन कहलाता था। और ऋग्वेद में बड़े बड़े राज्य नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ ट्राइबल किंगडम यानी आदिवासी राज्य बनने लग गए थे। उनमें भरत, मैत्रेय और यदु और पुरु, इनके जो ट्राइबल किंगडम थे, आदिवासी जो राज्य थे, वो इंपॉर्टेंट थे। ओके। ये हुआ अर्ली वैदिक की जो है वो राजनीतिक संरचना। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक में जो राजा होता था उसका क्या रोल होता था, और उसके साथ देने के लिए कौन लोग होते थे। तो राजा, उसको हम राजन बोलते हैं, उसे गोपति और गोप भी बोला जाता था। अर्ली वैदिक युग में यानी ऋग वैदिक काल में गाय का बहुत अधिक वैल्यू थी। मैंने बताया कि शुरुआत में ऋग वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो पशुपालन पे डिपेंड रहते थे, और पशुपालन में भी उनके लिए गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। गाय के ऊपर ही युद्ध होते थे। तो इसलिए गाय का जो रक्षक हो उसे ही राजा बना लिया जाता था, और उसे गोपति या गोप कहा जाता था। तो गाय के नाम से ही बहुत सारे अलग अलग शब्द निकलेंगे। तो राजा को भी गाय के नाम के आधार पे गोपति या गोप कहा जाता था। नॉर्मली ये राजतंत्र सिस्टम होता था। ऐसा आज के समय पे जो सोचते हैं उस तरीके का नहीं होता था। और रामायण में और महाभारत में जिस तरीके के राज्य देखे हैं आपने दिमाग में, उस तरीके की भी राज्य नहीं होते थे। मोस्टली गांव के लेवल पे ही आदिवासी राज्य होते थे। ये ध्यान रखना। इसे थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझना है तो ज़्यादा बेटर, जो अपना भारत एक खोज करके जो सीरीज बनाई गई थी श्याम बेनेगल जी के द्वारा, तो उसमें आप ऋग्वैदिक देखेंगे तो उसमें आपको समझाया हुआ है किस तरीके से ट्राइबल किंगडम होते थे। यहाँ पे राजतंत्र होता था, राजा ही निर्णय लेता था और राजा ही वहां पे सारे काम करवाता था। लेकिन राजतंत्र के साथ साथ में वहां पे उसकी सहायता के लिए कुछ समितियां होती थी, सभा होती थी, समिति होती थी और बिदत होती थी। ये प्रमुख संस्थाएं थी जो राजा की सलाह देने के लिए होती थी। उसके अलावा यहां तक ऋग्वेदिक काल में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऋग्वेदिक काल में राजा जो होता था वो वंशज या वंशतंत्र के आधार पर नहीं होता था। यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। ये की पॉइंट याद रखना है। मोस्टली क्या होता था, या तो लोग चुन लेते थे किसी एक व्यक्ति को, और अगर उस राजा के बेटे को चुनना है तो फिर भी चुनाव करके ही वहां पे उसे राजा के बेटे को राजा बनाया जा सकता था। तो ये ध्यान रखना, तंत्र तो राजा के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन वहां पे ये
हेरिडिटी सिस्टम नहीं था, कि वंशवाद नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। तो नॉट हेरिडिटी थी। ओके। राजा की सहायता के लिए पुरोहित होता था, प्रीस्ट होता था। राजा की सहायता के लिए सेनानी होता था, जो सेना का प्रमुख होता था। और राजा की सहायता के लिए प्रमुख संस्थाएं होती थी, पॉपुलर बॉडीज जो होती थी। उनमें से एक का नाम है सभा और एक का नाम है समिति। दो प्रमुख संस्थाएं होती थी राजा की सहायता के लिए। जो सभा जो होती थी वो बड़े बुजुर्ग लोगों की एक संस्था होती थी, जिसमें बड़े और संभ्रांत लोग, जिन्हें पूरी जिंदगी का ज्ञान और सार है, वो सभा में बैठते थे। और समिति जो होती थी वो जनरल असेंबली होती थी, जिसमें गांव के सभी लोग आकर के बैठ सकते थे। और अगर राजा का चुनाव करना था तो राजा का चुनाव भी कर सकते थे। सभा हुई बड़े और संभ्रांत लोगों की सभा, संस्था। और समिति जो हुई उसमें कोई भी व्यक्ति आके बैठ सकता था, इवन एक महिलाएं भी आ सकती थी। इसके अलावा एक और संस्था थी ऋग्वेद के समय पे ही, उसका नाम था बिदत। ये बिदत जो थी ये सबसे पुरानी संस्था थी, ये सबसे पुरानी संस्था है बिदत। ये ओल्डेस्ट ट्राइबल संस्था है, जिसमें सभी लोग आकर के बैठते थे। इसमें महिलाओं का रोल भी इंपॉर्टेंट रहता था। तो बिदत में महिलाओं का इंपॉर्टेंट रोल रहता था। अब ये बात जो चल रही है वो कब की चल रही है? ये बात चल रही है ऋग्वेदिक की, अर्ली वैदिक की। तो सभा और समिति और बिदत। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे उत्तर वैदिक में आते आते इन संस्थाओं का रोल कम हो जाएगा। राजा के पावर जो है वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे राजा के पावर कम है, क्योंकि राजा को इनसे सलाह लेनी ही होगी, पुरोहित से, सेनानी से और सभा समिति और बिदत से सलाह लेनी ही होगी। और राजा यहाँ पे वंशवाद के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, हेरिडिटी के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। राजा को हटाया भी जा सकता है, ये भी प्रावधान है यहाँ पे। तो राजा को हटाया भी जा सकता है, तो राजा के पास में उतने पावर नहीं है यहाँ पे। ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि वहां पे रिजिडिटी आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी। और राजा जो है वो वंशवाद के आधार पे अपने बेटे को राजा बनाने लग जाएगा। राजा सभा और समिति की पावर को कम कर देगा और अपने पास में पावर ज्यादा ले लेगा आने वाले समय पे। और आने वाले समय पे उत्तर वैदिक में बिदत नाम की संस्था है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया, प्रमुख संस्थाएं आएगी समझ में। उसके अलावा यहाँ पे नो कोड ऑफ लॉ था, कोई प्रमुख ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ था कि कोई किताब बना ली हो उसमें लिखा हुआ हो कि इसके आधार पे राजा को काम करना है। राजा सलाह लेता था सभा समिति से, उसके अलावा प्रीस्ट पुजारी से सलाह लेता था और सेनानी से सलाह लेता था, विदत संस्था से सलाह लेता था, उसके आधार पे काम करता था। बट कोई जैसे भारत का संविधान, कोड ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? भारत का संविधान। ठीक है, कोई ऐसा कानून बना दिया उसी के आधार पे पूरा सब। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे कोई फिक्स आर्मी भी नहीं होती थी, कोई बड़ी सेना नहीं होती थी। छोटे से छोटे ट्राइब तो बनते, ट्राइबल ये किंगडम होती थी छोटे छोटे, मे बी 2-3 गांवों ने मिलकर के बना लिया, इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे फिक्स आर्मी नहीं होती थी और आर्मी रखने का भी जरूरत कहाँ थी। युद्ध उतने ज्यादा होते नहीं थे, ऋग्वैदिक काल में युद्ध करने की जरूरत थी नहीं। युद्ध तब होते हैं जब सरप्लस ज्यादा हो, अधिशेष ज्यादा हो। यहाँ पे सरप्लस था ही नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में जो है वो युद्ध नाम मात्र में होते थे, और युद्ध जो भी होते थे वो गाय गाय के लिए होते थे। ठीक है, गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिक्स आर्मी नहीं होती थी, गांव के लोगों को इकट्ठा करके वो राजा जो है वो युद्ध करने चला जाता था। और युद्ध भी क्यों करेगा? युद्ध करेगा पहला कारण कि उसे गाय लूट के लानी हो, पहला कारण ये होगा। दूसरा कारण, अगर कोई उसकी गायों को लेकर के चला गया, चोरी करके लेकर के चला गया, तो उनसे युद्ध करने जाएगा। और अगला कारण, गायों को खोजने के लिए जाएगा कि यार कहीं गाय मिल जाए चढ़ती हुई या कुछ भी, किसी भी तरीके से गाय। तो मोस्टली जो युद्ध वगैरह होंगे वो गाय के लिए ही होंगे। तो इसलिए फिक्स आर्मी का कोई सिस्टम नहीं है। और फिक्स आर्मी तो तब बनेगी यहाँ पे जो है वो प्रॉपर वे में सरप्लस है ही नहीं, क्योंकि सब जो है वो पशुपालन पे डिपेंडेंट है। ओके। राजा की मिलिट्री सहायता के लिए विधाता विदत, अभी थोड़ी देर पहले बताया, विदत संस्था होती थी। ये सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट ट्राइबल असेंबली है। मिलिट्री सहायता के लिए बृहस्पति होता था, जो चारागाह जमीन का मैनेजमेंट करता था। तो ये ध्यान रखना कि बृहस्पति का मतलब क्या हुआ? चारागाह का प्रमुख। ठीक है, जो सब जगह गाय वहां जाके चढ़ती हैं, चारागाह प्रमुख उसे क्या बोला जाएगा? बृहस्पति।
कुलप कौन होता है? कुलप जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है, थोड़ी देर पहले बताया। ग्रामणी कौन होता है? ग्रामणी जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। तो अगर राजा को सेना की जरूरत है तो इनसे बोलेगा, वो विदत संस्था से बोलेगा कि आप मेरे लिए कुछ लोग दीजिए। बृहस्पति से बोलेगा जो कि चारागाह भूमि का प्रमुख है, तो वहाँ जो है वो किसान, वहाँ पे किसान तो नहीं बोलेंगे, उस समय के नोमैडिक लोग थे, वो ट्राइबल थे, तो वहाँ पे अपने वो पशुओं को चराने के लिए आते, तो उनसे निकाल के कुछ लोगों को वो सेना के रूप में ले जाएगा। या परिवार के मुखिया कुलप को बोलेगा राजा कि हमें इस समय गाय की खोज के लिए जाना है, तो आपके परिवार में से 2-4 सदस्यों को भेजिए। या ग्रामणी को बोल देगा कि आपके गांव में से 10-20 लोगों को हमें भेज दीजिए। तो मिलिट्री इस तरीके से होती थी। प्रॉपर वे में ऐसे मिलिट्री नहीं होती थी कि पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से मिलिट्री बना दी हो और मिलिट्री की प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही हो, रहने का खाने पीने का सिस्टम, ऐसा नहीं था। और यहाँ पे आयरन का भी उतना यूज नहीं था, ठीक है। तो प्रमुख जो हथियार है वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। और कारण युद्ध होने का तब होता है जब अधिक अतिशय हो, लेकिन यहाँ पे इतना अतिशय नहीं था। बैटल क्यों होते थे अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक तो विद प्री आर्यंस होते थे उनके। बैटल जो भी होंगे, अगर ऊपर की साइड से माइग्रेशन करके वो आ रहे हैं तो पहले से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ में उनके बैटल होंगे। तो उनको ये ऋग्वैदिक लोग जो हैं वो दास बोलते थे। और अगर उन्हें गुलाम बना लिया तो उन्हें दस्यु भी बोला जाता था, ठीक है। आपस में बैटल जो होंगे, दूसरी एक दूसरी ट्राइब में, अलग अलग ट्राइब आई हैं। आर्य एक ट्राइब नहीं है, की पॉइंट याद रखना है। आर्य एक जनजाति नहीं है। आर्य एक भाषाई समूह है जो कि उस समय स्टेपीज वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। वहां पे अलग अलग ट्राइब्स थी और वो अलग अलग ट्राइब्स धीरे धीरे आई हैं। तो इनकी खुद की भी ट्राइब्स हैं आर्यों की, और इनमें आपस में भी युद्ध होते हैं और वो भी गाय के लिए होते हैं। तो यहाँ पे गाय के लिए युद्ध होते हैं, तो इसलिए इस युद्ध का नाम भी बोल दिया गया है गविष्टि। क्या बोल दिया गया है? गविष्टि। या दूसरा नाम बोल दिया गया है गोसु। या अन्य नाम बोल दिया गया है गव्यत। उसके अलावा एक और नाम है गब्यू। तो इनमें से कोई भी नाम अगर एग्जाम में बोला जाए कि गब्यू का मतलब क्या होता था, गब्यू का मतलब होता था युद्ध करना, गविष्टि का मतलब होता था युद्ध करना, ठीक है। और अगेंस्ट पणीज, पणी कौन होते थे? जो पहले से शायद यहाँ पे रहते थे, व्यापारी लोग थे जो आर्य लोगों की गाय को चुरा लेते थे। तो युद्ध क्यों हुए? 3 कारण। पहला तो जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो दास और दस्यु हैं प्रिय आर्यन है उनके साथ में। दूसरा आपस में गाय के लिए। तीसरा पड़ियों के साथ में। पणी ये शब्द है, ठीक है। ये शब्द आईबीसी में भी यूज किया जाता है। तो इसे थोड़ा बहुत आप ये मान के चल सकते हैं कि शायद आईबीसी के लोगों के साथ में युद्ध रहे हों, ऐसा। तो तीसरा पणी। पणी एक व्यापारी होते थे, कोई जाति नहीं है, व्यापारियों का समूह जो आर्यों से अलग था और पहले से यहाँ रहता था। वो पणी क्या करते थे? आर्यों की गायों को चुरा के ले जाते थे, तो उनके साथ में इनके युद्ध होते थे, ओके। ये संरचना जो मैंने आपको बताई है वो अर्ली वैदिक की बता दी। अर्ली वैदिक का किस तरीके से राजनीतिक परिवार, गांव, वेश और जन होता था। फिर मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक में, ऋग्वेद में राजा गो, जैसे गोपत या गोप बोला जाता था, उसकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और सभा और समिति प्रमुख संस्थाएं होती थी। उसके अलावा एक और संस्था बताई जिसका नाम था बिदत। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ओल्डेस्ट ट्राइबल यहाँ पे इंस्टीट्यूट बॉडी कौन सी है या सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक संस्था कौन सी है, तो उसका नाम है बिदत, ठीक है। वहाँ पे कोई कोड ऑफ लॉ नहीं होता था, फिक्स आर्मी नहीं होती थी। और आर्मी अगर चाहिए तो इनसे बोल देता था बिदत, बृहस्पति, कुलप और ग्रामणी से, तो ये आर्मी अरेंज कर देते थे। और यहाँ पे राजतंत्र तो था लेकिन वहाँ पे वंशवाद नहीं था, ठीक है। और उसके अलावा एक शब्द और यूज किया जाता है स्पस, यानी जो गुप्तचर के लिए यूज किया जाता है। तो राजा अपने गुप्तचर भी रखता था। लड़ाई किसके साथ होती थी? प्रिय आर्यन के साथ में, आपस में, और पणी के साथ में, ओके। अब बात करते हैं राजनीतिक संरचना लेटर वैदिक में, यानी उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संरचना। ट्राइबल सेटलमेंट थे पहले शुरुआत में, धीरे धीरे 1000 बीसी के आसपास में आते आते 1100 बीसी के आसपास में आते ये ट्राइबल किंगडम में बनने लगे। और फिर
बड़े राज्य बनने लग गए, लार्जर किंगडम्स बनने लग गए, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, और ये जनपद का दौर जो चलेगा 1000 से लेके और 600 बीसी के आसपास में चलेगा। और उसके बाद में महाजनपद होने लग जाएंगे, महान जनपद। जनपद, जनपद, पद का मतलब होता है पैर और जन का मतलब होता है लोग या ट्राइब। तो किसी एक ट्राइब ने अपने एक पूरा एरिया फिक्स कर लिया तो उसे बोला जाता है जनपद। ठीक है, अब आपको यह समझना होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग थे सिर्फ पशुपालन पे इंपॉर्टेंट जोर देते थे, और उत्तर वैदिक काल में आते थे वो कृषि पे अधिक जोर देने लग गए। तो कृषि पे अधिक जोर देंगे तो भूमि की महत्ता बढ़ जाएगी। ऋग्वैदिक काल में भूमि की कोई महत्ता नहीं थी, वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते थे और भूमि के लिए लड़ाई नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल में भूमि की महत्ता बढ़ गई है तो भूमि के लिए लड़ाई होने लग जाएगी, क्योंकि उन्हें अधिक भूमि चाहिए ताकि वो अधिक कृषि कर सकें, और अधिक कृषि करेंगे तो उनके पास में पैसा अधिक आएगा, सरप्लस अधिक आएगा, तो वो राज्य बना सकते हैं। तो इस समय राज्य बनने लग जाएंगे। यहीं पे उत्तर वैदिक काल में पहली बार राष्ट्र शब्द यूज में होने लग गया है। ठीक है, राष्ट्र शब्द यूज में होने लग गया है। राजा जो था वो बहुत बड़े राज्य और साम्राज्य बनाने लग गए थे। अब राजा जो है वो लेटर वैदिक की बात चल रही है, उत्तर वैदिक की बात चल रही है, उसमें मोनार्की तो है ही, राजतंत्र तो है ही, लेकिन साथ साथ में हेरिडिटी भी आ गई है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यानी वंशजवाद जो है वो वंशवाद यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जो राजा जो होते थे मुख्यतः क्षत्रिय होते थे, क्योंकि इस समय वर्ण व्यवस्था जो है वो अपने चरम पे आ गई है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे वर्ण व्यवस्था क्या है, समझ लेंगे हम। और यहाँ पे राजा बड़े बड़े नाम रखने लग गए थे अपने, या एकराट बोलने लग गए थे, सम्राट बोलने गए थे, पृथ्वीराज, मतलब उस तरीके से अपने नाम के साथ में एक टाइटल लगाने लग गए थे बहुत बड़ा अपने आप को दिखाने के लिए। राजा बड़े टाइटल रख रहा है तो अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो कुछ कर्म कांड करेगा, कुछ यज्ञ वगैरह करेगा। तो उसमें से राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ प्रमुख हैं। तो राजा का जैसे सिस्टम रहेगा, मैं आपको एक ब्लैंक पेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर वैदिक काल में आते आते राजनीतिक सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। पहला काम क्या हो गया है, कृषि प्रमुख काम हो गई। ठीक है, उसके बाद में लड़ाइयाँ जो होंगी वो भूमि के लिए होने लग जाएंगी, और भूमि पे जिसका अधिक पे कब्जा हो जाएगा, वो क्षेत्र अधिक होगा, तो वो अपने आप को बड़ा राजा बनाने लग जाएगा, यानी बड़े किंगडम्स बनने लग जाएंगे। और राजा जो है वो अपने साथ में कोई सम्राट नाम ले लेगा, कोई उपाधि ले सकता है, कुछ भी उपाधि जो अब तक चलती आई, राजा उपाधि ले लेगा। अब राजा क्या है, यज्ञ भी करता है। यज्ञ किस लिए करता है, ताकि उसकी पावर बढ़ जाए, उसका साम्राज्य बढ़ जाए, जिसमें से राजसूय यज्ञ, जो जिस समय राजा अपना मुकुट धारण करता है, किंगडम को एक्सेप्ट करता है, उस समय राजसूय यज्ञ होता है, यानी राज तिलक के समय पे राजसूय यज्ञ किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ, उसमें क्या होता है, अलग अलग जनपद के राजा अपने रथों को दौड़ाते थे, और जिस राजा का जो घोड़ा या रथ जो था तेज निकलता था, आगे निकलता था, उस राजा को अधिक पावरफुल माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ, ये आसानी से आपने देखा होगा कि राजा अपना एक घोड़ा छोड़ता था, और वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में होकर के घूम के आ जाता था, उस क्षेत्र को उस राजा का मान लिया जाता था। अगर उस घोड़े को कोई रोक लेता था तो उसे राजा के साथ में युद्ध लड़ना होता था। कमजोर जो राज्य होते थे वो उसे रोकते नहीं थे, मजबूत राज्य ही रोकने की कोशिश करता था, तो फिर बाद में आपस में लड़ाई होती थी। ये अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण में भी देखा होगा। ठीक है, राजा की प्रशासनिक सहायता के लिए पुरोहित होता है, सेनानी होता है और ग्रामणी होता है। ठीक है, इस समय तक अब नई चीजें बनने लग गई हैं, जिनमें से क्या होने लग गया है, पहले कोई कोषाधिकारी नहीं होता था, टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, तो यहाँ पे अब कृषि सरप्लस होने लग गया है, तो कृषि का टैक्स के रूप में कलेक्शन किया जाने लग गया है। पहले ऋग्वेदिक में कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, यहाँ पे आने के बाद में प्रॉपर टैक्स सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्टर भी हो जाते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर यानी कोषाधिकारी, जो टैक्स कलेक्ट किया है उसकी रखवारी करने वाले होते हैं। उसके अलावा राजदूत भी नियुक्त किए जाने लग गए हैं एक जनपद से दूसरे जनपद में। सभा और समिति की पावर जो है वो कम हो जाती है, और बेदत नाम की संस्था जो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और यहाँ पे युद्ध जो हो रहे हैं वो
क्षेत्र के लिए यानी टेरिटरी के लिए यानी भूमि के लिए हो रहे हैं। तो ये कौन से समय पे हो रहा है? राजनीतिक संरचना लेटर वैदिक में। यहाँ पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका नाम है दसराग युद्ध। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो समय है वो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक के बीच का ट्रांजिशन पीरियड रहा होगा, 1100 के और 1000 के बीसी के आसपास में। तो यहाँ पे अब राजा युद्ध करने लगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णन मिलता है कि भरत ट्राइब का राजा था सुदास, उसका युद्ध होता है पुरु और 10 अन्य राजाओं के साथ में। एक साइड में अकेला भरत ट्राइब का राजा सुदास और उसके अपोजिट में 10 अन्य, जिसमें से 5 आर्य ट्राइब हैं और 5 अनार्य ट्राइब हैं। ये मिलकर के युद्ध लड़ते हैं और ये युद्ध जो होता है वो पुरुषनी नदी के किनारे होता है। ठीक है, पुरुषनी नदी के किनारे होता है। तो यहाँ पे ये भरत ट्राइब जीत जाती है, ये भरत ट्राइब जीत जाती है और ये अपने आप को सुपीरियर वहाँ पे बना लेती है। इसलिए भारत का नाम भी शायद यहाँ से माना जाता है कि इस भरत ट्राइब के जीतने के बाद में ये आर्य क्षेत्र जो है वो भारत के नाम से जाना जाने लग गया था उस समय, और वहीं से ये भारत शब्द आया हुआ माना जाता है। ओके, तो भरत ट्राइब का जो पुरोहित था, पुरोहित मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसका पुजारी जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता था राजा के साथ में। तो यहाँ पे भरत ट्राइब का पुजारी जो था वो ऋषि वशिष्ठ थे और पुरु और 10 अन्य थे उनकी सहायता के लिए, विश्वामित्र थे उनके पुरोहित। ठीक है, तो ये दसराग युद्ध एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है किन किन के बीच में युद्ध हुआ है, उनके पुरोहित कौन है और किस नदी के किनारे हुआ है। ओके, तो ये मैंने राजनीतिक संरचना आपको बता दी। एक बार ओवरव्यू में आपको रिवाइज कराता हूँ। राजनीतिक संरचना एक साइड में ले लेता हूं मैं ऋग्वेदिक और एक साइड में ले लेता हूं मैं उत्तर वैदिक। ठीक है, पहली बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पशुपालन ही इनके लिए सब कुछ है, और जिसमें गाय, ठीक है, गौ जिसे बोल सकते हो या गाय, गाय बोले अगर, तो गाय सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इधर की साइड में आते आते उत्तर वैदिक काल में आते आते यहाँ पे कृषि इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सभी जो युद्ध होंगे वो गाय के लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर वैदिक में जो युद्ध होंगे वो कृषि के लिए होंगे। शुरुआत में इनकी जो संरचना है वो कुल, ग्राम, विष और जन, यहाँ पे आते आते उत्तर वैदिक में आते ये तो रहेंगे, कुल, ग्राम, विष और जन रहेंगे। यहाँ पे जनपद बड़ा और फिर महाजनपद बनने लग जाएंगे। ओके, ये संरचना तो सेम रहेगी। देन उसके बाद में यहाँ पे जो राजा है वो राजा मोस्टली जो है वो चुना जा रहा है, और यहाँ पे हेरिडिटी नहीं है, वंशवाद नहीं है। यहाँ पे राजा जो है वो चुना नहीं जा रहा है, यहाँ पे हेरिडिटी जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो हेरिडिटी शुरू हो चुकी है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे राजा के पास में बहुत सारी पावर है। ठीक है, यहाँ पे राजा की सहायता के लिए यहाँ पे पुरोहित है, पुरोहित है, सेनानी है, और उसके अलावा कुछ संस्थाएं, सभा, समिति और विदत। ठीक है, सभा जो है वो बड़े बुजुर्गों की संस्था है, समिति जिसमें सभी आके बैठ सकते हैं, विदत ओल्डेस्ट ट्राइबल संस्था है जिसमें महिलाएं भी आके बैठती हैं। ठीक है, यहाँ पे राजा ने पावर बढ़ा ली तो ये सभा और समिति के लिए पावर कम कर दी उसने, क्योंकि राजा ने अपनी पावर बढ़ा ली तो सभा की वैल्यू कम हो गई, समिति की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, समिति की वैल्यू कम हो गई, और विदत को तो उसने पूरी तरीके से समाप्त ही कर दिया है, कंप्लीटली उसने समाप्त कर दिया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हुई यहाँ पे ऋग्वैदिक संरचना की। और उसके अलावा यहाँ पे कोई सेना का फिक्स सिस्टम नहीं है, फिक्स सेना से नहीं होती है कि फिक्स रख लिया हो, ये कुलब से बोल देगा, ग्रामडी से बोल देगा, ब्रजपति से बोल देगा कि हमारे लिए सेना अरेंज करो, इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी इवन है, प्रॉपर वे में सेना अभी भी फिक्स नहीं है, प्रॉपर वे में सेना नहीं है, लेकिन राजा अपने आसपास में कुछ सैनिक रखता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये जनपद बन गए, थोड़ा सा साम्राज्य जो है बड़ा होने लग गया है, बिग हो गए, बिग, एक तरीके से बिग स्टेट बनने लग गए, राष्ट्र की संरचना आ चुकी है, तो यहाँ पे उसे सेना रखने की शुरुआत कर दी है। ओके, तो ये अपना राजनीतिक संरचना हुआ।
और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ऐड कर लेनी है, यहाँ पे कोई टैक्स सिस्टम नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है टैक्स की। यहाँ पे प्रॉपर टैक्स सिस्टम होने लग गया है। ओके, अब हम बात करते हैं इन दोनों की सोशल लाइफ के बारे में। ओके, जिसमें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के लिए हम ईवी और एल भी यूज करेंगे। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ को हम 4-5 पार्ट में देख लें। एक तो समाज की प्रकृति क्या थी, उसके बाद में फैमिली सिस्टम क्या था, उसके बाद में जो मैरिज नाम की संस्था थी उसकी क्या वैल्यू थी, उसके बाद में एजुकेशन किस तरीके से होता था, और स्टेटस ऑफ वोमेन कैसी थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो समाज की प्रकृति की बात करें ईबी में, ऋग्वैदिक काल में ट्राइबल और नोमैडिक सोसाइटी थी, समझ में आ रहा होगा पिछले समय से अब तक, यानी वो जनजातीय थे और घुमंतु थे। उसके अलावा यहाँ पे पशुपालन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और पितृसत्तात्मक जो था वो समाज था। उसके बाद में कुल, विष और जन, ये पूरी एक कंटिन्यूटी थी। कुल, ग्राम, विष और जन, ये पूरी राजनीतिक संरचना थी। यहाँ पे एक खास पॉइंट देने वाली बात होगी, जो यहाँ पे व्यवसाय किया जाता था लोगों के द्वारा, वो कर्म के आधार पे होता था, जन्म के आधार पे नहीं होता था। वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है हमें वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। वहां तक कर्म के आधार पे ही सब कुछ डिसाइड किया जाता था, यानी वर्ण व्यवस्था जो वंश के आधार पे नहीं होती थी, जन्म के आधार पे नहीं होती थी। कुम्हार का बेटा अगर ऋग्वेद में चाहे, ऋग्वेदिक काल में चाहे, यानी 1500 से 1000 बीसी के आसपास में अगर कुम्हार का बेटा चाहे तो वो पढ़ लिख करके प्रीस्ट यानी पुजारी बन सकता है, पुरोहित बन सकता है, सेना में जा सकता है, दूसरे काम सीख सकता है, कृषि करने का काम कर सकता है। तो सब कुछ जो होता है, व्यवसाय जो होता है, वो जन्म के आधार पे नहीं था, कर्म के आधार पे था। ये की पॉइंट है। और लाइफ जो थी वो सिंपल थी, ऋग्वेदिक काल की लाइफ जो थी बहुत सिंपल थी। इसलिए ऋग्वेदिक काल को अपने आप में एक तरीके से आइडल समाज माना जाता है। मतलब समझ के देखिए, आप आराम से जिंदगी कट रही है। अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं को पढ़ने के अधिकार हैं, एजुकेशन सबको दी जा सकती है, सब एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। उस समय ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, अपना खाना पीना खा रहे हैं और रह रहे हैं। और आज के समय पे जो भेदभाव महिलाओं के साथ में जो देखने को मिलते हैं कि बाल विवाह होता है या विधवा विवाह नहीं होता इस तरीके का, या सती प्रथा जो होती थी पहले, तो ये सब जो कुप्रथाएं हैं वो अर्ली वैदिक में नहीं थी। कोई सती नाम का कोई शब्द ही नहीं मिलता है अर्ली वैदिक में। ऋग्वैदिक काल में कोई सती नाम का शब्द ही नहीं मिलता। ये तो सब जो जितनी भी कुप्रथाएं आई हैं, बुरी प्रथाएं आई हैं, वो लेटर वैदिक में आई हैं। तो ये ऋग्वैदिक जो समय था वो बहुत ही शानदार और एक आदर्श समाज था, जिसमें सभी लोग शांति से और बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। अब लेटर वैदिक में क्या होता है कि मैंने बताया कि जो लोग हैं वो स्थायी रहने लग गए हैं, कृषि करने लग गए हैं, तो यहाँ पे स्थायी सोसाइटी होने लग गई है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वो घूम घूम के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके भी बस जा रहे हैं कि घुमंतु कृषि भी करते हैं, तो 2-5 साल यहाँ पे रहे फिर दूसरी जगह चले गए, इस तरीके से। लेकिन लेटर वैदिक में आते हुए वो स्थायी जीवन जीने लग जाते हैं और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रोल निभाने लग जाता है। और यहाँ पे पितृसत्तात्मकता जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। पितृसत्तात्मक तो पहले भी था, अर्ली वैदिक में भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वोमेन्स की जो स्टेटस वाला पॉइंट है वो अभी आप देख लीजिए। वोमेन्स के स्टेटस की अगर बात करें, अर्ली वैदिक में जब ऋग्वैदिक था तब महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी स्थिति थी। शुरुआत में महिलाओं का सम्मानजनक स्थिति थी। उनको राइट टू एजुकेशन था, पढ़ने का अधिकार था महिलाओं को। राइट टू प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी जो आएगी, जो पिताजी के पास में प्रॉपर्टी है उसमें से बंटवारा महिला के लिए भी होगा, बेटी के लिए भी होगा। विधाता नाम की जो मीटिंग है उसमें महिलाओं को जाने का पूरा अधिकार था। ये बात चल रही है ऋग्वैदिक की। वोमेन्स जो थी वो कवि भी बन जाती थी, कवित्री भी बन जाती थी, विदुषी भी बन जाती थी। तो प्रमुख वोमेन्स जो कवि थी उनमें नाम है अपला, विश्वसरा और घोष। ये प्रमुख कवित्री थी ये ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, कोई सती प्रथा नहीं थी, और विडो रीमैरिज यानी जो विधवा पुनर्विवाह था उसकी प्रथा थी। अगर
कोई महिला विधवा हो गई है तो उसकी दूसरी शादी कर दी जाती थी, या जो नियोग प्रथा भी थी वहां पे कि जो उसका हस्बैंड था उसके छोटे भाई या बड़े भाई के साथ में उसे बिठा दिया जाता। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में ये विडो रिमैरिज वाला सिस्टम था। ओपन टू चूज लाइफ पार्टनर, देखिए कितनी अच्छी बात है कि उस समय महिला अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकती थी एक, लेकिन वहां पे डोरी और ब्राइड प्राइस देने का भी सिस्टम था। अगर महिला की शादी हो रही है तो उसके पिताजी एज ए गिफ्ट, बाउंडेशन नहीं थी जो आज की तरह चलती है ना कि मजबूरी में देना पड़ता है, या सामने से लड़के वाले डिमांड करते हैं कि हमें 50 लाख 51 लाख 1 करोड़ चाहिए। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लड़की के पिता एज ए गिफ्ट देते थे, गिफ्ट में दहेज दे सकते थे। इवन ए ब्राइड प्राइस, ब्राइड प्राइस का मतलब होता है कि जो लड़के का पिता है, यानी जो दूल्हे का पिता है वो लड़की के पिता को गिफ्ट दे रहा है, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। यानी डोरी का मतलब होता है, दहेज का मतलब होता है लड़की का पिता यानी दुल्हन का पिता लड़के वालों को देता है, और ब्राइड प्राइस का मतलब होता है दूल्हे का पिता दुल्हन वालों को देता है। तो दोनों चीजें उस समय थी। आज के समय पे शायद ये ब्राइड प्राइस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है तो वो पैसों में शादी करवा लेते हैं, वो अलग सिस्टम है, लेकिन ब्राइड प्राइस वाला सिस्टम नहीं है। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति देखिए, पोजीशन बहुत कमजोर हो गई है, डिग्रेडेड हो गई है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स खत्म हो गए हैं, उनके बिदत नाम की संस्था में जा ही नहीं सकती, बाहर जाने का कोई काम ही नहीं रहा, घर के अंदर सिमट के रह गई हैं। उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है, और उन्हें सिर्फ घर ही घर के अंदर काम करना है। सती प्रथा शुरू हो चुकी है। अगर किसी भी लड़की या दुल्हन का हस्बैंड मर चुका है तो उसके साथ में ही, हस्बैंड के साथ में ही उसे जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, अब लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाने लग गई है, और लड़कियों को एज ए सोर्स ऑफ मिजर यानी दुखों का भंडार कहा जाने लग रहा है। ये देख लीजिए कितना चेंज आ गया है। पहला समय जिसमें लड़कियों के लिए सब सुख सुविधाएं थी, धीरे धीरे 1000 से और 500 बीसी के बीच में आते आते लड़कियों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो गई, और उस समय से इवन आज तक भी वही कंडीशन बनी हुई है। मोर पैट्रियार्की है, बहुत अधिक पितृसत्तात्मक है। हमारे आज के समाज में भी सती प्रथा तो खत्म हो चुकी है, सरकार ने कानून बना दिए, बाकी 100-150 साल पहले खूब सती प्रथा थी। चाइल्ड मैरिज का सिस्टम आज भी है, ठीक है, भले ही कानून बना दिए जा चुके हैं लेकिन चाइल्ड मैरिज का सिस्टम आज भी है। विधवा को एक तरीके से बहुत नीची नजरों से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक में आप देखिए कितना अच्छा समाज था कि विधवा का पुनर्विवाह किया जाता था अच्छे तरीके से। और आज भी लड़की का जब जन्म होता है तो एज ए सोर्स ऑफ मिजरी माना जाता है, उसे दुखों का घर माना जाता है। मतलब लड़के के जन्म पे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लड़कियों के जन्म पे नहीं होती है। फिर भी धीरे धीरे समाज चेंज हो रहा है, आजकल लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया जाने लग गया है। और आने वाले समय पे भी जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे, सच्चाई का ज्ञान होता जाएगा, तो लड़कियों की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी मजबूत होती जाएगी। उन्हें शिक्षा भी मिलेगी, उन्हें प्रॉपर्टी में राइट्स भी मिलेंगे, उसके अलावा उन्हें लाइफ पार्टनर चूज करने का भी अधिकार मिलेगा, अपना फ्यूचर या करियर बनाने का अधिकार भी मिलेगा, और जो धीरे धीरे शहरों में और गाँव में ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये वोमेन्स की स्थिति मैंने आपको ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में आपको बताई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाता हूँ कि समाज कैसा था। ऋग्वेद का मैंने बता दिया और उत्तर वैदिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लार्जर किंगडम बनने लग गए थे, मोर पैट्रियार्की थी, यानी पितृसत्तात्मकता अधिक हो गई थी और महिलाओं की स्थिति डाउन हो गई थी। डिवीजन बेस्ड ऑन दी वर्ण एंड धर्म, वर्ण और धर्म के आधार पे ही जो है वो विभाजन होने लग गया था। ठीक है, अब वर्ण का मैंने शब्द लिया कि वर्ण, ठीक है, अब वर्ण कहाँ से आता है, वर्ण को मैं देख लेता हूँ। वर्ण जो शब्द है वो ऋग्वेद में, वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, जिसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। ओके, 4 वर्ण। ठीक है, वर्ण का ओरिजिनली आप मतलब निकालें ना हिंदी में, तो वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, आपने सुना होगा श्याम वर्ण यानी सांवला रंग, इस तरीके से। तो शुरुआत में वर्ण का मतलब रंग के लिए यूज किया जाता था, रंग के आधार पे। ऋग्वेद में जो बात बोली गई, ऋग्वेद में बोला गया कि पुरुष जो है ब्रह्म के मुख से जो है वो ब्राह्मण निकला है,
उसके बाद में उसके भुजाओं से क्षत्रिय निकला है, उसके बाद में उसके जंघाओं से वैश्य निकले हुए हैं, और उसके बाद में उसके पैरों से शूद्र निकले हुए हैं। 4 विभाजन उसने किए, लेकिन वहां पे भी ऋग्वेद में भी ये क्लियरली था कि ये विभाजन जन्म के आधार पे नहीं होगा, ये विभाजन कर्म के आधार पे होगा, और राइट टू चूज ऑक्यूपेशन होगा। अपना व्यवसाय वो चूज कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं अपने आधार पे। शूद्र चाहे तो वैश्य व्यापार कर सकता है, क्षत्रिय चाहे तो व्यापार कर सकता है, शूद्र चाहे तो क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण चाहे तो व्यापार कर सकता है, वैश्य चाहे तो ब्राह्मण यहाँ पे वेद ज्ञान ले सकता है तो ब्राह्मण बन सकता है। ये अपना ऋग्वेदिक में था, लेकिन उत्तर वैदिक में आते आते ये सिस्टम जो हो गया वो जन्म के आधार पे हो गया। और जन्म के आधार पे क्यों हुआ? बेसिकली आप ये मान के चलिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा आपको किस में दिख रहा है? ब्राह्मण होने में आपको फायदा दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? उस समय की बात कर रहा हूं मैं, आज के ब्राह्मण से आपसे कंपैरिजन बिल्कुल भी मत कीजिए। क्यों दिख रहा होगा उसे फायदा? पहले काम, उसे अध्ययन करना है, ठीक है। आप शांति से अध्ययन कर सकते हो, बैठ के गुरुकुल में जाके अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद में जितने भी कार्य होंगे, यज्ञ कर्म, उसके अलावा बाकी अनुष्ठान जो भी होंगे, उनमें जाएगा सबसे ऊपर ब्राह्मण। अब ब्राह्मण चाहे तो वास्तविकता भी बता सकता है, चाहे तो लोगों को मूर्ख बनाना भी शुरू कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो शुरुआत में जो बन गए थे, उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को ब्राह्मण बनाने के लिए सारे सिस्टम में ही चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्षत्रियों से साठगांठ की होगी शायद, और उन्होंने बोला कि अब हम सब कुछ जो है वो वंश के आधार पर करेंगे, यानी मेरा बेटा ही ब्राह्मण बनेगा और ब्राह्मण का ही बेटा ब्राह्मण बनेगा, ये वाले जो लोग हैं नीचे रह जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से सिस्टम रहा होगा। बाकी सच्चाई क्या है ये कुछ नहीं पता। वास्तविकता ये है कि आज के समय पे भी ये पूरा का पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं तो भेदभाव रहा है पिछले 2-3 हज़ार साल में, क्योंकि पूरा भेदभाव सिस्टम आपको दिखता है। ब्राह्मण के लिए जो भी अनुष्ठान किया जा रहा है वहां पे दान मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो हो रहा है वो ब्राह्मण के पास में है, और सबसे ज्यादा पावर क्षत्रिय के पास में है। लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण की सलाह के बिना कुछ भी काम नहीं कर पाता है, तो इनके पास में पावर अधिक थी। उस पावर को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए, अपने वंश के लिए प्रोवाइड कराने के लिए, शायद इस सिस्टम को कर्म के आधार पे ना रख के उन्होंने जन्म के आधार पे कर दिया था। ओके, तो अर्ली वैदिक में वर्ण का मतलब रंग होता था, ठीक है। वैदिक लोग जो होते थे या आर्यन लोग जो होते थे, थोड़े से फेयर रंग के होते थे, उनका रंग जो होता था वो साफ होता था, थोड़ा सा उनका रंग गोरा होता था। और नॉन वैदिक या पहले से नॉन आर्यन लोग थे, उनका कलर जो होता था वो डार्क होता था, ठीक है, इसलिए उन्हें दास या दस्यु भी बोला जाता था। तो ऑक्यूपेशन बाय चॉइस हो सकता था, नॉट बाय बर्थ, यानी अपना व्यवसाय जो है वो अपने चॉइस के आधार पर डिसाइड कर सकते थे। और सोशल मोबिलिटी थी, यानी एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाया जा सकता था। समाज में गतिशीलता थी, एक दूसरे में चेंज हो सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक में आते आते वर्ण व्यवस्था जो है वो सोशल क्लासिफिकेशन का, सामाजिक विभाजन का आधार बन गया, और यहाँ पे 4 जो है वो डिवीजन हो गए सोसाइटी के अंदर, और ये सब जो है वो बाई बर्थ होने लग गया। ये वर्ण व्यवस्था है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक जो समाज है, उत्तर वैदिक समाज जो है वो वर्ण के आधार पे, धर्म के आधार पे और आश्रम के आधार पे चलने लग गया। इसलिए उस उत्तर वैदिक समाज को वर्ण धर्म आश्रम सोसाइटी भी कहा जाता है। वर्ण धर्म आश्रम सोसाइटी भी कहा जाता है। अभी देखेंगे आश्रम क्या है। 4 प्रमुख आश्रम, ऐसे आपने बहुत बार पढ़े भी होंगे। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में आता है गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद में आता है संन्यास आश्रम। ओके, अब लेटर वैदिक में ही जो सोसाइटी थी वो काफ़ी रिजिड हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और यहाँ पे सोशल मोबिलिटी खत्म हो चुकी है, गतिशीलता जो है वो खत्म हो चुकी है। एक जगह से, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में चेंज करने का कोई उनके पास चॉइस ही नहीं रहा, क्योंकि जन्म के आधार पे अब कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी खत्म हो चुकी है, और समाज जो है वो काफ़ी कठोर हो चुका है। यहाँ पे कास्ट एक्सोगेमी प्रैक्टिस की जा रही है, यानी विवाह जो है वो अंतर जाति है। अभी भी विवाह एक जाति से दूसरी जाति में किया जा सकता है। अभी सिर्फ वर्ण व्यवस्था बनी है, जाति व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं बनी है। देखो, जातियां वर्ण के अंदर आएंगी,
जैसे ब्राह्मण वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण के अंदर अलग अलग जातियां बन जाएंगी, क्षत्रिय वर्ण उसके अंदर अलग अलग जातियां बन जाएंगी, वैश्य वर्ण उसके अलग अलग अंदर। लेकिन ये धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम पे होगा, 800 700 बीसी, और धीरे धीरे एडी तक आते आते ये जातियां अधिक बनने लग जाएंगी। ओके, तो ये अपने नेचर ऑफ सोसाइटी देखी लेटर वैदिक की, और उससे पहले हमने अर्ली वैदिक की यानी ऋग्वैदिक। अब हम बात करते हैं सोशल लाइफ में फैमिली की। तो ऋग्वैदिक काल में घर को कुल बोला जाता था, और घर का जो मुखिया होता था उसे गृहपति बोलते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, पितृसत्तात्मक होती थी, कोई बड़ी बात नहीं, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। लेटर वैदिक में आते आते फैमिली जो है वो बड़ी होने लग गई है, लार्ज फैमिली होने लग गई है, महिलाओं की स्थिति डाउन होने लग गई है, और पितृसत्तात्मक जो है वो बहुत अधिक होने लग गया है, यानी रिजिडिटी अधिक आ गई है, महिला की स्थिति डाउन हो गई तो पितृसत्तात्मकता अधिक हो गई। देन हम बात करते हैं मैरिज की। तो मैरिज में अर्ली वैदिक में मोनोगमी है, यानी सिर्फ एक शादी की जाती थी, और नो कास्ट बार, यानी आप शादियां किसी भी कास्ट में कर सकते हो। कास्ट तो एक्चुअली में अर्ली वैदिक में थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। वर्णवार भी नहीं था, ठीक है, कि व्यवसाय के आधार पे भी ऐसा नहीं था कि कुम्हार जो है वो, या मतलब XYZ कोई कास्ट है तो वो उसी कास्ट में या वर्ण में शादी करे, वो किसी भी दूसरे के साथ में शादी कर सकता था। लिटर वैदिक में भी इंटरकास्ट मैरिज थी, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म आने लग गया था, गोत्र। गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र का मतलब है शुरुआत में जहां पे गायों को बांधा जाता था उसे गोत्र बोला जाता था, लेकिन बाद में गोत्र शब्द जो हो गया वो कॉमन एंसेस्टर के लिए हो गया, एक ही पूर्वज के परिवार को गोत्र के आधार पर बोलने माने जाने लगा। तो एक गोत्र में शादी नहीं की जा सकती थी। अर्ली वैदिक में गोत्र का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, एजुकेशन की बात करें तो गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल में जाके ही पढ़ना होता था ब्रह्मचर्य आश्रम के टाइम पे। शिक्षा जो होती थी वो ओरली होती थी, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। गुरु अपना ज्ञान शिष्यों को सामने बिठा के उनको वेदों का ज्ञान कराता था, यानी मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था। वोमेन एजुकेशन दी जाती थी, महिलाओं को भी ज्ञान दिया जाता था। एजुकेशन फॉर ऑल था, सभी लोग एजुकेशन ले सकते थे, उसमें कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सबको शिक्षा दी जा सकती थी ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्र को शिक्षा देना बंद हो गया, और बाकी जो शुरुआत में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं वो शिक्षा ले सकते हैं, इसलिए उन्हें द्विज कहा जाने लगा। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने का, एक तो माँ के कोख से जन्म ले लिया, दूसरा जब वो शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार कराएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उस समय उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए शुरू की जो तीन वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है, द्विज वर्ण कहा जाता है। ओके, और ये स्टेटस ऑफ वोमेन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की, जिसमें हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का कंपैरिजन करेंगे।